अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है जी मोमेंट्स ऑफ फोर्स, यानी कि टार्क के बारे में हमने डिस्कस करना है। तो मोमेंट्स ऑफ फोर्स होता क्या है? द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टार्क, यानी कि किसी फोर्स के गर्दिशी असर को हम टार्क कहते हैं। गर्दिशी असर से क्या मुराद है कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएं और फोर्स लगाने की वजह से उस ऑब्जेक्ट के अंदर रोटेशन पैदा हो जाए, टर्न पैदा हो जाए, यानी कि वो अपनी जगह से थोड़ा सा हट जाए घुमाव की शक्ल में, तो ऐसे इफेक्ट को हम जो है वो टार्क कहेंगे। मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन आप ये कर सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज कॉल्ड टार्क, यानी कि फोर्स और मोमेंट आर्म के हासिल ज़रब को टार्क कहते हैं। अब हमें ये समझना होगा कि फोर्स क्या होती है और मोमेंट आर्म क्या होता है। ठीक है जी। तो फोर्स जाहिर सी बात है एक ऐसा अमल है जो किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को, किसी ऑब्जेक्ट की हालत को चेंज करती है या करने की कोशिश करती है, तो ऐसे अमल को हम फोर्स कहते हैं। अब मोमेंट आर्म क्या है? मोमेंट आर्म को समझने से पहले हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिस्कस करना है और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को डिस्कस करना है। ठीक है जी। तो मैंने यहाँ पे एक शक्ल बनाई है जिसमें आपको एक स्पैनर दिखाया गया है जो नट को खोलने और कसने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो फर्ज कर लो कि आपके पास नट है, उसको आपने एक स्पैनर की मदद से खोलना है, तो आपको यहां पे फोर्स लगानी पड़ती है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में आप इस नट के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो ही ये नट खुलेगा, वरना नहीं खुलेगा। हाँ, अगर आप इसको कसना चाहते हैं तो फिर आप इस पे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। तो जिस लाइन के अलोंग आप फोर्स लगाते हैं उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आपने दरवाजे को ओपन करना है, तो दरवाजे को पकड़ के आप ऐसे खींचते हैं। ठीक है। तो ये जो सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन बनती है ना, इसको हम कहते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है? जिस पॉइंट के गिर्द कोई चीज रोटेट कर रही होती है उस पॉइंट को, उस एक्सिस को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं। जैसे इस नट को अगर आपने खोलना है या फिर अगर आपने इसको कसना है, तो क्या होगा कि ये जो नट होगा ना, ये इस पॉइंट के गिर्द जो है वो रोटेट करेगा, यानी कि इस पॉइंट के गिर्द वो घूमेगा, इसलिए इस पॉइंट को हम बोलेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है। तो ये पॉइंट हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये लाइन हुई लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का मतलब क्या है कि ऐसी लाइन जिसके अलोंग कोई फोर्स एक्शन कर रही है, एक्ट कर रही है, अमल कर रही है, ऐसी लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जैसे नट को खोलने के लिए हमने नीचे की जाना फोर्स लगाई, तो ये जो लाइन बनती है ना हमारे पास, इस लाइन को हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कहते हैं। और जिस पॉइंट के गिर्द ये नट घूमेगा उस पॉइंट को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है जी। ये दो बातें तो क्लियर होंगी। अब ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है या फिर एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके दरमियान ये जो फासला है ना, ये जो फासला होगा इन दोनों के दरमियान, इसको हम बोलते हैं मोमेंट आर्म। इसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंट आर्म। ठीक है जी। यानी कि जब आप यहां पे फोर्स लगाएंगे ना, तो आपकी फोर्स को इस नट तक कौन मुंतकिल करेगा? ये वाला फासला, ये वाला स्पैनर या जो भी चीज आपने यहां पे लगाई होती है, ये चीज इसको पावर फ्राहम करती है, इसलिए इसको हम मोमेंट आर्म बोलते हैं। और याद रखो कि ये जो मोमेंट आर्म है ना, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर होता है। अगर परपेंडिकुलर नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पे ये नट है, इसको आपने खोलना है और फोर्स आप लगा रहे हैं इस तरह, है जी, तो फिर ये वाला फासला मोमेंट आर्म नहीं होगा। शर्त क्या है कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और ये जो डिस्टेंस है ये एक दूसरे के ऊपर क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर, जैसे यहां पे दिखाए गए। ठीक है। तो फिर हम इस फासले को क्या बोलेंगे? मोमेंट आर्म बोलेंगे। अब फर्ज कर लेते हैं कि इस लाइन के अलोंग जो फोर्स लग रही है वो F है और इस लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान जो फासला है वो मोमेंट आर्म है, उसको हम जाहिर करते हैं R से।
ठीक है। तो अब आर भी कह सकते हैं इसको, बाज दफा एल भी कहते हैं, जो मर्जी लेंथ है इसको जो मर्जी नाम रख दें इसको आप एक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने टार का फार्मूला लिखना है। जैसे मैंने आपको बताया मैथमेटिकल डेफिनेशन टार की के प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स, या फिर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज कॉल्ड टार्क। तो टार को हम जाहिर करते हैं टा से, ये टा की अलामत होती है, ठीक है। और ये बराबर होता है प्रोडक्ट के, किसका प्रोडक्ट? मोमेंट आर्म का और फोर्स का प्रोडक्ट। क्लियर है? तो जब आप इसको, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया है, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिखेंगे L क्रॉस F, या फिर R क्रॉस F भी लिख सकते हैं। ये फिर आप इंटर की क्लासेस के अंदर जाके सीखेंगे, ठीक है जी। तो अब चूंकि अभी आप 9th में हैं, इसलिए आप इसी फार्मूले को तैयार करेंगे, ठीक है। T इज इक्वल टू L क्रॉस F, ठीक है। L ज़रब F, इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई L। तो इसमें ये ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, सिंपल मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। हाँ, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो फिर हम इनका ऑर्डर जो है वो चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करेंगे तो फिर हमें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। अच्छा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में हम टार को लिख सकते हैं, टा इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई एल। तो ये टार का फार्मूला। अच्छा, अब हम इसके यूनिट की बात करते हैं, इसका यूनिट क्या बनेगा? इसका फार्मूला देखो, टा बराबर आ रहा है जी एफ मल्टीप्लाई एल, यानी कि एफ का यूनिट न्यूटन होता है और एल चूंकि लेंथ है इसका यूनिट क्या होगा? मीटर। तो टार्क का यूनिट हमारे पास क्या आएगा? न्यूटन मीटर। एक दफा फिर रिवाइज कर देता हूं, टार्क इज द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के गर्दशी असर को टार्क कहते हैं। उसके बाद मैथमेटिकल डेफिनेशन, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज कॉल्ड टार्क, यानी कि मोमेंट आर्म और फोर्स के हासिल ज़रब को टार्क कहते हैं, ठीक है जी। और इसमें मैंने आपको बता दिया लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या होती है, मोमेंट आर्म क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। तो आज के लेक्चर में आपने जस्ट यही तैयार करना है। नेक्स्ट लेक्चर बहुत अहम होगा, क्योंकि उसके अंदर हम रिजिड बॉडी और इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो वो आपने लाजमी देखना है जी। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।